आज हम लोग कला के तत्व के विषय में पढ़ेंगे। यस मैम। हाँ, आप लोगों के पास पीपीटी यूनिवर्सिटी से पहुंच गई होंगी। यूनिवर्सिटी से पीपीटी पहुंच गई आपके पास? नहीं मैम। नहीं पहुंची? नो मैम। नो मैम। मैम कोई पीपीटी नहीं मिल रही है हम लोगों को, आप प्लीज दे दीजिएगा ग्रुप में। अच्छी बात है, ठीक है, हम यस मैम। ठीक है, हम यस मैम, प्लीज। हाँ कर देंगे है ना। थैंक यू मैम। आज हम कला के तत्व पढ़ेंगे। कला के तत्व, चूंकि हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाने में सबसे ज्यादा कला के तत्वों का उपयोग, जिसमें कि रेखा, पोत, स्वरूप, रंग, इनका उपयोग किया जाता है। ये किसी भी कमरे में या किसी भी सुंदर वस्तु में एक पूर्णता का भाव लाने के लिए हम कला के तत्वों का उपयोग करते हैं, और इसका समायोजन भी रंग, पोत, स्वरूप का इस तरह से होना चाहिए कि वो वस्तु ज्यादा कलात्मक और आकर्षक सुंदर दिखाई। कला का क्या अर्थ है? क्रैग और रश ने जो बताया है, किसी सुंदरता की मनुष्य द्वारा की गई अभिव्यक्ति कला है। मतलब किसी भी वस्तु को जब हम अपने मनोभावों से अभिव्यक्त करते हैं तो वह वस्तु हमारे लिए सुंदर हो जाती है और सामने वाले के लिए भी वो सुंदरता का प्रभाव पैदा करती है। इसी तरह सौंदर्य केवल आंखों को तृप्त करने का ही विषय नहीं है, क्योंकि हम सभी मनुष्य जो है वो सौंदर्य के लिए बहुत भूखे रहे हैं हमेशा से। ये एक हमारी रचनात्मक कल्पना होती है सौंदर्य, जिसको कि हम मूर्ति रूप देते हैं, और इसके कारण ही कला का जन्म हुआ है। और कला के कारण ही मनुष्य और पशु दोनों में अंतर है, क्योंकि मनुष्य हमेशा कलात्मक वस्तुओं को पसंद करता है। उनका उपयोग अपने वस्त्रों में, अपने घर की सजावट में, कमरों की सजावट में, फर्नीचर इत्यादि में करता है, और सुंदरता की दृष्टि से भी ये एक आवश्यक सृष्टि है जो कला के द्वारा की जाती है। कला के तत्व अगर हम देखें तो कला के तत्व में रेखा, स्वरूप, रंग और पोत मुख्य तत्व हैं। इसके अतिरिक्त 3 गौण तत्व भी हैं जो कम प्रभावशाली हैं, जिसमें नमूना, प्रकाश और स्थान आते हैं। पहले नमूना, प्रकाश और स्थान को कला के तत्वों में सम्मिलित नहीं किया जाता था, परंतु वर्तमान में आधुनिक भवन जिस तरह से बन रहे हैं उसमें इन तत्वों का भी अपने आप में बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है, इसलिए इन्हें भी अब कला के तत्वों में जोड़ा जाने लगा है, नमूना, प्रकाश और स्थान को। कला के तत्वों का उपयोग हम रेखा, स्वरूप, रंग, नमूने, प्रकाश, स्थान इनके साथ तो करते ही हैं, साथ ही साथ हमारे डिजाइन के सिद्धांत जो हमने पहले परसों पढ़े थे, अनुपात, संतुलन, अनुरूपता, बल, दोहराव, इनका उपयोग भी हम करते हैं, और इन दोनों को मिला के हम अपने विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें सुंदरता प्राप्त होती है, जो हमारे सजावट के उद्देश्य हैं, सुंदरता, अभिव्यक्ति और क्रियात्मकता की प्राप्ति होती है। अब सबसे पहला जो कला का तत्व आता है वो है रेखा। रेखा जो है ये एक संवेदात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक भाव देती है, और ये उसकी लंबाई या चौड़ाई के गुण पर निर्भर करता है। कई प्रकार की रेखाएं होती हैं, जैसे कि खड़ी रेखा, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा, वक्र रेखा। तो ये हर रेखा जो है अपना एक क्रियात्मक प्रभाव पैदा करती है। जब भी हम रेखाओं का उपयोग करते हैं, हमें आंतरिक सज्जा में बहुत सोच समझ करके बुद्धिमत्ता पूर्वक रेखाओं का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कुछ रेखाएं जो है गंभीर भाव पैदा करती हैं, कुछ कठोर अनुशासन, निर्देशन ये दिखाती हैं। कुछ रेखाएं जैसी लंबी रेखाएं वो ऊंचाई का बोध कराती हैं। आड़ी रेखाएं जो है वो विश्राम की अवस्था का बोध कराती हैं। तो जब भी हम कमरे में या वस्त्रों में रेखाओं का उपयोग करें तो हमें काफी सतर्कता ध्यान में रखना चाहिए, काफी सतर्कता से हमें इसका उपयोग करना चाहिए। अब जैसे ये चित्र में दिखाया गया है, इसमें देखिए कि लंबी रेखाओं का उपयोग किया गया है।
जब लंबी रेखाओं का उपयोग हम पास पास करते हैं तो लंबेपन का आभास ज्यादा होता है, लेकिन जब हम लंबी रेखाओं का उपयोग दूर दूर करते हैं तो हमें लंबाई के साथ साथ चौड़ेपन का आभास होता है। तो हमें कमरे की हाइट, कमरे की ऊंचाई और चौड़ाई के हिसाब से लंबी रेखाओं का उपयोग करना, जैसे लंबा काफी ऊंचा और लंबा कमरा है तो हमें लंबी रेखाओं को दूर दूर उपयोग में लाना है ताकि चौड़ेपन का आभास हो। और जब कमरा साधारण ठीक है तब हम अगर लंबी रेखाओं का उपयोग करते हैं तो हमें उनका उपयोग पास पास करना होता है। स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? स्लाइड दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए यस मैम दिख रहा है। आड़ी रेखाएं, जो सेकंड वाला चित्र है वो आड़ी रेखाओं का है। जब मनुष्य विश्राम की अवस्था में रहता है तब वो आड़ी अवस्था कहलाती है। आड़ी रेखा जो है ये चौड़ेपन का आभास कराती है, सरलता और स्थिरता का आभास कराती है। अधिकतर हम जो फर्नीचर उपयोग में लाते हैं, अलमारियां उपयोग में लाते हैं, बेड जो उपयोग में लाते हैं, वो सब आड़ी रेखाओं को परिलक्षित करता है। आप देखिएगा इस चित्र में आपको आड़ी रेखाओं के द्वारा कमरे में सज्जा किस तरह से हम कर सकते हैं दिखाया गया है। तीसरा जो है वो है तिरछी रेखा। जब मनुष्य आगे की तरफ दौड़ने की स्थिति में रहता है या झुकता है या किसी चीज को वो खींचता है तो पीछे की तरफ झुकता है, तो आगे की तरफ झुकना या पीछे की तरफ झुकना ये तिरछी रेखा को दिखाता है। और तिरछी रेखा जो है ये विश्रामहीनता की अनुभूति कराती है, मतलब खड़ी रेखा का कठोरपन और आड़ी रेखा का जो विश्राम है उन दोनों को तोड़ने का काम जो है वो तिरछी रेखा करती है। इसका उपयोग जो है हमें कम मात्रा में कमरे में करना चाहिए, क्योंकि ये खड़ी रेखा के अनुशासन को और आड़ी रेखा के ठोसता को भंग करने का काम करती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, रेखाओं के द्वारा हम तिरछी रेखाएं दिखा रहे हैं, स्क्वायर के द्वारा हम तिरछी रेखाएं दिखा रहे हैं, सीढ़ियों में भी हम तिरछी रेखाओं का उपयोग कर रहे हैं और चित्र लगाने में भी हम तिरछी रेखाओं का उपयोग करके एक अनुभूति तिरछी रेखाओं की दिखा सकते हैं। इसके बाद आती हैं वक्र रेखाएं। वक्र रेखाएं वे होती हैं जब हमारा शरीर खेलने की अवस्था में रहता है, उस समय हमारा शरीर काफी लोचमय या वक्राकार स्थिति में होता है और ये वक्र रेखाएं जो है वो बहुत ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव कराती हैं, वैभवपूर्ण प्रभाव पैदा करती हैं और इनका उपयोग हमें बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ये अस्थिरता का प्रभाव हमारे कमरे में पैदा करती है। तो कुछ मात्रा में हम वक्र रेखा का उपयोग कर सकते हैं, जैसे घुमावदार फर्नीचर हुआ या मूर्तियों में इसका उपयोग कर सकते हैं, या फ्लावर वॉज में इसका उपयोग, जैसे गुलाब की पंखुड़ियां वक्र रेखा की 2 तक होती हैं तो उसमें हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में हम वक्र रेखा का उपयोग कमरे में न करें। इसके बाद आता है रेखाओं के बाद स्वरूप आता है। रेखा जो है वो और स्वरूप आपस में बहुत अधिक घनिष्ठ रूप से बंधे हुए हैं, क्योंकि किसी भी स्वरूप को बनाने के लिए हमें रेखाओं का उपयोग करना ही पड़ता है। जब भी हम सीधी तिरछी रेखाओं को मिलाते हैं तो उससे कोई ना कोई स्वरूप बन जाता है। अधिकतर आपने देखा होगा कि जो वास्तुविद या जो आर्किटेक्ट रहता है वो, या कपड़ा बनाने वाला जो दर्जी रहता है वो विभिन्न प्रकार की रेखाओं को खींच करके कागज के ऊपर और फिर एक चित्र ड्रॉ करता है और उसके आधार पर ही फिर वो उस वस्तु का निर्माण करता है। तो स्वरूप को बनाने के लिए हमें रेखाओं का उपयोग, चाहे वो तिरछी रेखाएं हो, खड़ी रेखाएं हो, आड़ी रेखाएं हो, उनका उपयोग करना पड़ता है। उसको हम एक कपड़े पे या कागज पे पहले ड्रॉ करते हैं और फिर उन चित्रों को, उन रेखाओं को मिलाकर के जो स्वरूप बनता है उसको हम मकान के नक्शे के रूप में प्राप्त करते हैं और उसके आधार पर हम नक्शे का निर्माण या मकान का निर्माण करता है या कपड़े का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जो मूर्तिकार रहता है वो भी मूर्तियों के लिए कुछ एक स्वरूप निर्धारित करता है कि मूर्ति सिंगल बनाएगा, डबल बनाएगा, बैठी हुई बनाएगा या खड़ी मूर्ति बनाएगा, किस प्रकार की मूर्ति बनाएगा, इसके बारे में वो एक स्वरूप निर्धारित करता है। चाहे वो उसको पेंसिल से ड्रॉ करके देखे या फिर उसके मन में वो कल्पना कर लेता है और उस स्वरूप को फिर वो अपने हाथों से मूर्तिकार मूर्ति बनाने की कोशिश करता है।
तो रेखा और स्वरूप जो है वो आपस में मिले हुए तत्व हैं। इनका उपयोग में हम सीधी रेखा का उपयोग भी करते हैं, तिरछी भी, आड़ी भी और वक्र भी करते हैं। अब स्वरूप के कई प्रकार होते हैं। पहले होते हैं चौकोर, आयताकार, त्रिभुजाकार, षटकोण, पंचकोण, विभिन्न प्रकार के स्वरूप होते हैं। जैसा कि आप लोग ये चित्र में गोलाकार, वक्राकार, त्रिभुजाकार, तो जब हम विभिन्न तरह से रेखाओं को मिलाते हैं तब विभिन्न आकार के स्वरूप निर्माण होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अब स्वरूप की विभिन्नताएं सजावट में रुचि उत्पन्न करती हैं। कैसा स्वरूप हमने कमरे में लिया है, कैसा, किन बातों को हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर छोटा कमरा है तो छोटे आकार और कम ऊंचाई के फर्नीचर को हम उसमें उपयोग में लाएंगे, क्योंकि छोटे कमरे में बहुत ज्यादा बड़ा फर्नीचर जो है वो उसमें बहुत भीड़ भाड़ उत्पन्न करेगा और हमें शांति उस कमरे में प्राप्त नहीं होगी। तो हमें छोटे कमरे में छोटा फर्नीचर, कम हाइट का फर्नीचर उपयोग में लाना है। जो बड़ा कमरा है, जिसका आकार बड़ा है, स्वरूप बड़ा है, उसमें हम भारी और बड़ा फर्नीचर उपयोग में ला सकते हैं। कुछ कमरे ऐसे रहते हैं जहाँ पे सिर्फ हम छुटपुट काम करते हैं, जैसे कि सब्जी साफ करना है, तो वहां हम हल्के फर्नीचर को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। फर्नीचरों को हमें ग्रुप में रखना है तो किस तरह से, बड़ा फर्नीचर है तो भारी फर्नीचर को हम दीवार की तरफ, और जो मध्य में का स्थान है उसमें हम हल्के फर्नीचर को ग्रुप में रखेंगे। इसी प्रकार से फर्नीचर में हम रेखाओं का उपयोग निरंतरता से करते हैं, मतलब एक के बाद एक फर्नीचर लगाते हैं ताकि रेखाओं का एक आभास हो। उनपे जो हम अपहोस्ट्री लगाते हैं उसमें हम पोत की समानता रखते हैं या टेक्सचर की समानता रखते हैं ताकि एक साथ स्वरूप पूरे फर्नीचर पे दिखाई दे। दीवारें और घर में जो पदार्थ उपयोग में लाते हैं, जैसे कि पत्थर है या ईंट है या हम प्लास्टर जो करते हैं या पीओपी जो करते हैं, वो पदार्थ भी हमें एक सा उपयोग में लाना चाहिए ताकि पूरे कमरे का स्वरूप एक सा दिखे। दीवार, खिड़की जो है उनमें भी एक से स्वरूप या एक से टेक्सचर का उपयोग करना चाहिए। लकड़ी है तो लकड़ी का उपयोग करें, या प्लाईवुड का उपयोग कर रहे हैं तो उसका करें। अगर लोहे का दीवार खिड़की बना रहे हैं तो उसका उपयोग करें। फर्नीचर भी आप क्षैतिज रेखा में उपयोग करते हैं तो क्षैतिज और लंबवत दोनों रेखाओं में समान बल हमें देना चाहिए। मतलब अगर आप फर्नीचर लगा रहे हैं तो उसके साथ पर्दे इस तरह से लगाएं कि पर्दे में लंबवत रेखा का आभास हो और फर्नीचर में हमें विश्राम की रेखा या आड़ी रेखा का आभास हो। अब इसके बाद आता है पोत। जो तीसरा मुख्य बिंदु है वो पोत है, जिसका उपयोग हम मकान में या कला के तत्वों में करते हैं। पोत शब्द जो है एक वस्तु की अनुभूति जन्य गुण है, मतलब किसी भी वस्तु की सतह को छूने पर, स्पर्श करने पर जो अनुभूति हमें होती है उसे हम पोत कहते हैं। पोत को हम माप के द्वारा, प्रकाश के द्वारा और स्पर्श के द्वारा पहचान सकते हैं या देख सकते हैं। पहले हम बचपन में देखा जाए तो हम पोत को छू करके ही पहचानते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उसके प्रकाश के परावर्तन से, कि कितना प्रकाश वो परावर्तित कर रही है पोत, कितना अभिशोषित कर रही है, उसको सिर्फ देख करके ही हम पोत को पहचान जाते हैं कि ये पोत कैसी है। पोत कई प्रकार की होती है, जैसे खुरदुरी है, रोएदार है, हवादार, चमकदार, मखमली, जालीदार, है ना। कई प्रकार की पोत है, कम से कम 40 प्रकार की पोत हमको बताई गई हैं। तो इन सभी प्रकार की पोत का उपयोग हम घर में आवश्यकता अनुसार सजावट में, पर्दों के रूप में, अपहोस्ट्री के रूप में, चादरों के रूप में और दीवालों पर वॉलपेपर के रूप में विभिन्न प्रकार की पोत का हम उपयोग करते हैं। आजकल विभिन्न प्रकार की पोतों का आंतरिक भवन में इसलिए उपयोग किया जाने लगा है क्योंकि आजकल जो मकान बनाए जाते हैं, जो नए आर्किटेक्चर के अनुसार जो मकान बनाए जाते हैं उसमें इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अगर हमें साउंड को कम करना है तो हम कुछ इस तरह की दीवारों में पोत करते हैं ताकि वो साउंड
प्रूफ हो जाए। अगर हमें चमक दिखाना है तो हम इस तरह की पोत का उपयोग करते हैं ताकि दीवार चमकीली दिखाई दे। पीओपी वगैरह का उपयोग भी करके हम कमरे को साउंड प्रूफ और थोड़ा हीट प्रूफ करते हैं। तो आंतरिक सज्जा में आजकल पोत का विशेष महत्व बढ़ गया है। मूर्तिकार भी जब मूर्ति बनाता है तो वो भी विभिन्न प्रकार की पोत का उपयोग करता है। आपने देखा होगा, वो मिट्टी की मूर्ति बनाएगा, उस पे कुछ लकड़ी की चिप्स लगा देगा या कुछ मोती वगैरह लगा देगा। तो 3-4 प्रकार की चीजें लगा करके वो अपनी मूर्ति को, मिट्टी की मूर्ति को आकार देता है। इसी प्रकार वास्तुविद भी जो है, जो आर्किटेक्ट है, वो भी कई प्रकार की पोत का कमरे में उपयोग करता है, मकान में उपयोग करता है। ईंट भी लगाता है, लकड़ी भी लगाता है, अन्य प्रकार के लोहा वगैरह भी लगाता है। तो बहुत सी प्रकार की चीजें लगा करके वास्तुकार जो है मकान को बनाता है। कई पोत ऐसी रहती हैं जो खुरदुरापन और चिकनापन जो है वो पोत के माध्यम से प्रकाश को परावर्तित और अभिशोषित करने का गुण रखता है। जो चिकनी पोत रहती है वो प्रकाश को ज्यादा परावर्तित करती है और जो खुरदुरी पोत रहती है वो प्रकाश को कम परावर्तित करती है। तो इसके आधार पर ही हम आंतरिक सज्जा में पोत का चुनाव करते हैं। जैसे किसी कमरे में बहुत ज्यादा सूर्य प्रकाश आ रहा है तो हमें वहां प्रकाश का परावर्तन कम चाहिए, तो वहां हम खुरदुरी टेक्सचर की दीवारें रखेंगे ताकि प्रकाश का परावर्तन कम हो। या उन दिशाओं में कमरे हैं जैसे पूर्व या पश्चिम दिशाओं में है तो वहां भी हम चिकनी दीवारें ना रखें। ऐसी दीवारें रखें जिनमें खुरदुरापन हो, ऐसे पर्दे रखें जिनमें खुरदुरापन ज्यादा हो, ताकि प्रकाश का परावर्तन कम होगा और कमरे में प्रकाश की मात्रा संतुलित की जा सकेगी। और जिन कमरों में प्रकाश की मात्रा कम है वहां पे हम चिकनी दीवारें रखें ताकि परावर्तन प्रकाश का ज्यादा हो और कमरे में सूर्य प्रकाश ज्यादा दिखे और कमरे में बाकी जो सज्जा है वो आकर्षक दिखे। इसी तरह से जो भूमि स्थल सज्जा हम घर के बाहर करते हैं, बगीचे में करते हैं, वहां पे भी हम पौधों की पोत में दोहराव करते हैं। छोटे पौधे अलग लगाते हैं, बड़े ऊंचे पौधे या सनफ्लावर्स के पौधे जो लंबाई का आभास दिलाते हैं वो अलग लगाते हैं। इसी प्रकार फर्नीचर में भी हम पोत का उपयोग करते हैं। रंग के साथ साथ पोत किस प्रकार की है फर्नीचर में, आकर्षक है, कांच युक्त पोत ली है हमने, लकड़ी की वुडन पोत ली है हमने, किस प्रकार का फर्नीचर हम उपयोग में ला रहे हैं, या लोहे का फर्नीचर है, बेत का है। हर एक फर्नीचर की अलग अलग टेक्सचर या पोत होती है। तो किस कमरे में किस तरह का फर्नीचर का उपयोग करना है, उस तरह से हम अलग अलग तरीकों की पोत का उपयोग करते हैं। आया समझ में आपको पोत? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, पोत का उपयोग जो Yes, है ma'am. ये भी हमारी सुंदरता की विशेषता को बढ़ाने के लिए होता है। मतलब हम मूर्ति कला में, चाहे वास्तुकला हो, चाहे हम भूमि स्थल सज्जा करें या हम आंतरिक सज्जा करें, चारों ही जगह पर हम पोत का उपयोग करते हैं। और पोत का जैसे मैंने अभी बताया कि रंग से बहुत अधिक समायोजन रहता है पोत का। जैसे कि मोटी पोत जो है वो गहरे रंग पे और पतली पोत जो है वो हल्के रंगों पे आकर्षक लगती है। मतलब कपड़ा अगर पतला है, टेक्सचर पतला है, तो उसमें हम हल्के रंगों का उपयोग करें, और अगर मोटा कपड़ा है तो उसमें हम गहरे या भारी रंगों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि वो आकर्षक लगता है। इसी प्रकार से हम सिल्क या सैटिन या मलमल का, मखमल का कपड़ा जो उपयोग करते हैं वो हमें जैसे भारी फर्नीचर है, लकड़ी का शीशम का फर्नीचर है या टीक वुड का फर्नीचर है, तो उसमें हम मखमल या भारी पोत का, सैटिन वगैरह की पोत का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई महोगनी का या रोजवुड का नाजुक फर्नीचर है तो उसमें हमें हल्की पोत वाले अपहोल्स्ट्री का उपयोग करना चाहिए, ताकि वो उस रोजवुड से या महोगनी के फर्नीचर से मैच खाता हुआ हो और प्रभाव भी वो अच्छा दिखाई देता है उससे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें बहुत वैभवपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करना है तो उसके लिए भी हमें पोत का ध्यान रखना पड़ता है। दीवारों और फर्श में कैसी सज्जा हम करें कि बहुत कमरा एकदम राजसी लुक दे, जैसे कि पर्पल वगैरह कलर का या पीले कलर का उपयोग करते हैं हम कॉम्बिनेशन में, तो पोत भी उसमें हमें भारी पोत का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि वैभवपूर्ण विलासितापूर्ण कमरा या
जहाँ भी आप होटल वगैरह में देखती हैं वहां दिखाई दे। इसी प्रकार से जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक और कांच का उपयोग हम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी के साथ अगर हम चमड़े वाली पोत का या कॉर्क वाली पोत का उपयोग करते हैं तो वो प्रभावशाली नहीं दिखता या उतना उपयोगी सिद्ध नहीं होता है। तो कौन से टेक्सचर के साथ हमें कौन सी वस्तु का उपयोग करना है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है। अब जो अगला कला का तत्व है वो है नमूना। नमूना शब्द किसी भी प्रकार की बाहरी सतह या वैभवता के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसको हम 2 डायमेंशनल 2 आयामी और 3 आयामी मतलब 3 डायमेंशन दोनों तरीके से हम नमूने का उपयोग करते हैं। और नमूना कमरे में जीवन और रुचि उत्पन्न करता है, मतलब नीरसता या उल्लास के प्रभाव को दिखाने के लिए नीरसता के प्रभाव को कम करना है और उल्लास के प्रभाव का दिखाना है, तो हम अलग अलग तरीके के नमूने उपयोग में लाते हैं। कुछ नमूने जो होते हैं वो बेचैनी उत्पन्न करते हैं, कुछ नीरसता उत्पन्न करते हैं, कुछ उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। तो जो हम पर्दे में तंतु उपयोग में लाते हैं, टेक्सचर के साथ साथ जो तंतु उपयोग में लाते हैं अपहोल्स्ट्री में या पर्दों में, उसमें हमें नमूने का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि कोई छोटा सा कमरा है और उसमें आपने बहुत भारी पर्दे लगाए हैं, टेक्सचर भी भारी है और उसमें बड़ा बड़ा प्रिंट है। जो अपहोल्स्ट्री लगाया है सोफे पे उसमें भी बहुत भारी कलर हैं, गहरे कलर हैं और बड़ा बड़ा प्रिंट है, तो वो हमारे को छोटे कमरे में बेचैनी उत्पन्न करेगा, हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। इसी प्रकार से अगर कोई बड़ा कमरा है उसमें टेक्सचर हमने भारी लिया लेकिन उसमें बहुत छोटे छोटे हल्के रंग, हल्का सा छोटा छोटा डिजाइन वाला अपहोल्स्ट्री या पर्दे लगाए तो वो उस बड़े कमरे में नीरसता उत्पन्न करेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नमूना किस कमरे में किस तरह का ले। बहुत ज्यादा नमूने भी अगर हम कमरे में लगा देते हैं तो वो भी हमें नीरसता या बेचैनी का अनुभव कराते हैं। तो हमें अपनी सतह में नमूने किस मात्रा में उपयोग में लाना है ताकि सुंदरता बढ़े कमरे की, इसको ध्यान में रखना है। अब नमूने जो है हम व्यक्तिगत नमूने इकाई के अति उत्तम डिजाइन वाले लेने चाहिए। दोहराव वाले नमूने हम ले सकते हैं जिसमें कि महीन व्यवस्था हो, महीन टेक्सचर हो, निश्चित विशेषता या व्यक्तिगत व्यक्तित्व वाले होने चाहिए। तकनीकी में ईमानदारी होना चाहिए, मतलब सिर्फ आर्टिफिशियल नमूने ना लगाएं, ऐसे रियलिस्टिक से दिखें इस प्रकार के नमूने हो। नमूनेकर्ता की प्रसन्नता की गवाह होना चाहिए। वस्तु और उसकी सजावट के मध्य रेखाओं की एकरूपता होनी चाहिए। और व्यक्तिगत नमूने या इकाई में अति उत्तम 3 सामान्य प्रकार के नमूने पाए जाते हैं जिनको कि हम उपयोग में लाते हैं। पहले होते हैं प्राकृतिक नमूने, दूसरे होते हैं शैली युक्त नमूने और तीसरे होते हैं ज्यामितीय नमूने। प्राकृतिक नमूने वो होते हैं जिसमें प्राकृतिक फूल, पत्ती, जानवर या प्राकृतिक दृश्यों का उपयोग जब करा जाता है, मतलब इस तरह से रेखाओं को नमूने के साथ मिलाया जाता है कि वो प्राकृतिक प्रभाव पैदा करे, तो उसको हम प्राकृतिक नमूने कहते हैं। अधिकतर हमारे घरों में हम प्राकृतिक दृश्यों का, प्राकृतिक फूल पत्ती के सीनरी या पर्दों वगैरह में प्राकृतिक फूल पत्तियों का उपयोग करते हैं, तो ये सब प्राकृतिक नमूने होते हैं। जो विशेष शैली के नमूने होते हैं जैसे कि प्रागैतिहासिक नमूने या ऐतिहासिक शैली के नमूने, इनको भी हम संयुक्त रूप से प्राकृतिक नमूने के साथ उपयोग में ला सकते हैं। जो शैली युक्त नमूने होते हैं वो और प्राकृतिक नमूने दोनों मिलाकर के हम कमरे में एक समान भाव या समान प्रभाव पैदा कर सकते हैं। इनका उपयोग भी हम प्राकृतिक नमूनों के साथ शैली युक्त नमूनों का उपयोग कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक शैली से मतलब है अकबर कालीन शैली हमें दिखाना है या राजपूताना शैली हमें दिखाना है, तो हम कमरे में उस तरह की चीजें जैसे कि पीतल के हैंडल लगे हुए दरवाजों में या पीतल के झूमर लगे हुए या पीतल के फर्नीचर, पीतल के पलंग, इस प्रकार का अगर हम सज्जा में उपयोग करते हैं नमूनों का तो वो हम कहेंगे कि राजपूतानी शैली या राजस्थानी शैली का हमने उपयोग किया है। उसी प्रकार के बंधनवार या फूलदान जो वहाँ की एम्ब्रॉयडरी है उसका उपयोग जब हम करते हैं तो वो भी राजपूतानी शैली या
ऐतिहासिक शैली या अकबर कालीन शैली का उदाहरण हमें प्रस्तुत करती है। तलवार है, बंदूक है, ये हमने कमरे में लगाया हुआ है, तो वो भी एक हमें अकबर कालीन शैली का, या शेर वगैरह का मुंह लगाया हुआ है, चमड़े लेदर की चीजों का उपयोग किया हुआ है, तो वो भी हमें अकबर कालीन शैली का आभास दिलाती है। तो हम प्राकृतिक शैली के साथ ऐतिहासिक शैली का उपयोग कर सकते हैं। तीसरे जो होते हैं ज्यामितीय नमूने, तो ज्यामितीय नमूने जो आयत, त्रिभुज, गोलाकार, बिंदुधारी, चौड़ाई, लंबाई के आधार पर जो बनाए जाते हैं, वो ज्यामितीय नमूने होते हैं। आधुनिक घरों में तीनों शैली का उपयोग आजकल किया जाता है। दोहराव वाले नमूने मतलब जिसमें नमूनों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर किसी डिजाइन का दोहराव है, जैसे आपने साड़ियों में देखा होगा, बॉर्डर में धारियां हैं, बॉर्डर में एक जो डिजाइन है वो बार बार उसको नियमित या अनियमित योजनाबद्ध तरीके से उसका दोहराव किया जाता है। एक निश्चित विशेषता या एक निश्चित व्यक्तित्व उसके द्वारा बनाया जाता है, ताकि वो नमूना जो है वो रुचिप्रद लगे। अगर कोई विशेष अभिव्यक्ति का गुण हमें देना है, जैसे कि प्रतिष्ठा का, विश्राम का, या विश्रामहीनता का, या गति का, वो भी हम नमूने के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो नमूने में विशेष गुण होना चाहिए, उनमें रेखाओं, माप और स्थान का इस प्रकार से संबंध होना चाहिए ताकि वो नमूना जो है, जो प्रदर्शन करना चाह रहा है, जो प्रदर्शित करना चाह रहा है, वो आकर्षक और सुंदर हो। नमूने का प्रदर्शन हम आकार और स्थान के हिसाब से भी करते हैं। रेखाओं का संबंध उपयोग भी हम इसमें ध्यान रखते हैं नमूने में। अब नमूने में हमें तकनीकी ईमानदारी रखना होता है कि किस किस्म का नमूना हम बना रहे हैं, और उसमें किस प्रकार के तंतुओं का हम उपयोग कर रहे हैं, टेक्सचर कैसा है, वस्त्र में किस प्रकार का नमूना उपयोगी है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है। और नमूने कार की प्रसन्नता का भी गवाह होना चाहिए नमूना। जैसे अगर हम बच्चों के कमरे में या कोई बुजुर्ग है उनके कमरों में हम कोई नमूने का उपयोग कर रहे हैं, तो वो उनकी खुशी का या प्रत्यक्ष अनुभूति का या खेल कूद की भावना का गवाह होना चाहिए, वो प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए। वस्तुएं और उनकी सजावट के मध्य रेखाओं की एकरूपता भी नमूने में होना चाहिए। जो भी सजावटी वस्तु हम उपयोग में ला रहे हैं, उसमें कितनी मात्रा में हमने रेखाओं का उपयोग किया है, और रेखाओं के साथ साथ उसमें कोट या टेक्सचर का उपयोग या सजावटी वस्तु हमने कितनी लगाई है, उसका उपयोग भी निर्धारित होना चाहिए। नमूनों के उपयोग में लाने के लिए हमें शैली युक्त नमूने, ज्यामितीय नमूने, दोनों प्रकार के, या प्राकृतिक नमूने, हम तीनों प्रकार के नमूने हर कमरे में उपयोग में ला सकते हैं। अपनी सुंदरता और अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाने के लिए भी हम नमूनों का विशेष उपयोग करते हैं। जैसे कोई मूर्ति हमने लगाई है, या कोई अगर चित्र हमने लगाया है, कोई वॉल पेंटिंग लगाई है, तो उसमें किस प्रकार का नमूना है, वो हमारी भाव अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त होता है, इसका भी हम उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम डिजाइन में विभिन्न माप, आकार, इनका भी उपयोग करते हैं कि हम विभिन्न माप और आकार का उपयोग नमूने में करें ताकि डिजाइन जो है वो आकर्षक और सुंदर लगे। इसी प्रकार हम प्राकृतिक और संरचनात्मक बिंदु पर सजावट करते हैं, और ऐसी सजावट करना चाहिए जो किसी भी कार्य में बाधा ना डाले। अगर हम मूव कर रहे हैं कमरे में, तो वो जो नमूना है वो हमारे को बार बार विघ्न ना डाले, बार बार हमें उससे हमारा ध्यान ना भटके, या हमें आवागमन में दिक्कत ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब अगला जो है कला का तत्व है प्रकाश। प्रकाश जो है ऐसा कला का तत्व है जिसका उपयोग हम संवेगात्मक प्रभाव जीवन में पड़े या उत्तेजना हमारे जीवन में आए, इसके लिए हम करते हैं। प्रकाश जो है ये हमें उत्तेजना के साथ साथ, अगर ज्यादा मात्रा में हम प्रकाश का उपयोग करते हैं तो एक आकर्षकता, एक प्रफुल्लता हमारे जीवन में आती है। लेकिन अगर हम प्रकाश का उपयोग नहीं करते हैं, अंधेरा रहता है कमरे में, तो नीरसता का भाव आता है। तो सजावटी तत्व जो भी हम घर में लगाते हैं या घर के बाहर लगाते हैं, जिन भी स्थानों पर लगाते हैं, उसमें हमें प्रकाश को विशेष बल देना चाहिए। दिन में जो कमरे में प्रकाश आता है सूर्य का, वो निश्चित रूप से कमरे के आकार को, कमरे में जो महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी हैं उनको, जो सजावट की है हमने, उनको दिखाता है, और उससे हमें एक आकर्षकता या एक उत्तेजना पैदा होती है। बाहर वातावरण भी हम खिड़कियों के माध्यम से कमरे में से देख सकते हैं।
और वो हम खिड़कियों से हम प्रकाश की मात्रा को रोक भी सकते हैं, अगर हमें पर्दे वगैरह लगा करके या दरवाजे वगैरह बंद करके हम प्रकाश की मात्रा को रोक सकते हैं। बाहरी प्रकाश को रोकने के लिए हम वृक्ष वगैरह लगा करके, बेलाएं लगा करके भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। किस मौसम में किस कमरे का उपयोग किया जा रहा है, ये भी हमें प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जरूरी होता है। प्रकाश जो है वो प्राकृतिक और कृत्रिम दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक प्रकाश तो आप जानती ही हैं, सूर्य का प्रकाश, लेकिन कृत्रिम प्रकाश जो है जिसका उपयोग हम बल्ब के द्वारा, ट्यूबलाइट के द्वारा हम करते हैं, तो ये हमारी जो भी भावाभिव्यक्ति है कमरे की, उसको दिखाने में, दर्शाने में, या जो भी हमने सज्जा की है उसके उपयोग को बढ़ाने के लिए हम प्रकाश का उपयोग करते हैं। अगला जो तत्व है वो स्थान। कला के तत्वों में स्थान का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि आजकल की जो वास्तुकला है उसमें आंतरिक सजावट में स्थान का विशेष ध्यान रखा जाता है। हम आजकल इस प्रकार का फर्नीचर उपयोग करते हैं जो कम जगह घेरे, यानी फोल्डिंग फर्नीचर का उपयोग करते हैं, और समूह में केंद्रित रख करके हम फर्नीचर का उपयोग करते हैं ताकि कमरे में खाली स्थान रहे, कमरे में शांति रहे, घर के अंदर का भाग बड़ा बड़ा दिखाई दे। इसलिए हम बड़े खिड़की दरवाजे, कम पार्टीशन, मतलब फिक्स दीवारें कम बनाते हैं, फोल्डिंग पार्टीशन ज्यादा बनाते हैं ताकि कमरे में ज्यादा स्पेस या स्थान दिखाई दे। बड़े बड़े प्रवेश द्वार, कांच की दीवारें, कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां, खुले पोर्च बनाते हैं और कमरों को उनसे जोड़ते हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियों का उपयोग करते हैं ताकि कमरे में स्थान बड़ा दिखाई दे। और आजकल आधुनिक मकानों में इस प्रकार के फोल्डिंग या बहुउद्देशीय फर्नीचर का उपयोग किया जाता है ताकि कम स्थान पर ज्यादा हमें जगह दिखाई दे। अब जैसा कि मैं चित्र में दिखा रही हूँ आपको, देखिएगा आप, स्थान भी दिख रहा है इसमें, प्रकाश का उपयोग भी इसमें दिख रहा है, और बल भी देखिए आप, बल का उपयोग भी किया गया है इसमें। पोत या टेक्सचर का उपयोग भी देखिए, नीचे फ्लोर पे आपको टेक्सचर जो है अलग अलग, दीवार में भी अलग अलग टेक्सचर का उपयोग इन चित्रों में किया गया है ताकि अलग अलग पोत या टेक्सचर दिखा करके, अलग अलग फ्लोर में टेक्सचर दिखा करके हम कमरे की आकर्षकता दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगले जो चित्र है उसमें भी आप देखिएगा टेक्सचर का उपयोग और प्रकाश का उपयोग ऊपर के दो चित्रों में दिखाया गया है। एक बीच में केंद्रीय प्रकाश दिखाया गया है और दूसरे में पर्दे के पीछे से इनडायरेक्ट प्रकाश दिखाया गया है दूसरे चित्र में। तो प्रकाश का उपयोग भी कला के तत्वों में कितना मायने रखता है वो दिखाया गया है। नीचे के जो दो चित्र हैं उसमें स्थान दिखाया गया है कि खाली स्थान हम फर्नीचर का उपयोग किस तरह करें कि स्थान हमें पर्याप्त मात्रा में कमरे में दिखे और हमें आवागमन में या जाने आने में दिक्कत ना हो, और अनावश्यक रूप से बहुत सारी कलाकृति या बहुत सारी मूर्तियां या बहुत सारी पेंटिंग लगा करके हम कमरे को बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ से युक्त नहीं करते हैं। तो नीचे के दोनों चित्रों में आपको स्थान और ऊपर में प्रकाश दर्शाया गया है। इसके अलावा हाँ, अब इस वाले में भी देखिएगा आप, इसमें फर्नीचर इस तरह से लगाया गया है, प्रकाश का भी दिखाया गया है, साथ ही साथ स्वरूप या डिजाइन। देखिए आप, इस स्वरूप जो है फोटो फ्रेम्स लगा करके एक स्वरूप दिखाया गया है, स्थान खाली छोड़ा गया है। नीचे वाले चित्र में भी आप देखिएगा कि इसमें नमूना, किस तरह के नमूने का हम उपयोग कर सकते हैं, किस तरह के स्वरूप का हम, जैसे मैंने आपको बताया था गोलाकार, या सीढ़ियों में देखिएगा तिरछी रेखाओं का प्रयोग जो है सीढ़ियों में किया गया है। तो स्वरूप कहीं गोलाकार स्वरूप दिखा रहा है, कहीं एल शेप स्वरूप दिखा रहा है, और कहीं तिरछी सीढ़ियों के द्वारा स्वरूप का उपयोग किया गया है। तो इस तरह से हम विभिन्न स्वरूप का उपयोग करके भी कमरे में सज्जा करते हैं और अनावश्यक भीड़ भाड़ को कम करने का हम प्रयास करते हैं। पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश घर में आ सके, और अगर पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश दिन में है तो रात के समय भी फोकस किया जा सके कमरे में प्रकाश को, जिस स्थान पर हम बैठ रहे हैं, जहाँ खाना बना रहे हैं या जहाँ पर हम चल रहे हैं सीढ़ियों के पास, वहां पे कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था इस तरह से की जाती है ताकि कमरे में आकर्षकता दिखे। दूसरे चित्र में देखिएगा आप,
लाइट का अरेंजमेंट जो किचन में किया गया है, बीच में ये द्वीप प्रकार का किचन अरेंजमेंट है। तो एक साइड में सारा कुकिंग रेंज वगैरह है और एक साइड में जहां आप कटिंग वगैरह करती हैं वहां पे सिंक है और सिंक के ऊपर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ के प्लेटफॉर्म पे भी प्रकाश की व्यवस्था कांच के माध्यम से बाहरी प्रकाश जो है उस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है ताकि आप भोजन की व्यवस्था कर सके। और फ्रंट में भी जो खिड़कियां हैं उसके द्वारा पर्याप्त प्रकाश आ रहा है। तो इस तरह से हम प्रकाश के द्वारा, स्थान के द्वारा और नमूने के द्वारा विभिन्न प्रकार की सज्जा कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया है कला के तत्व। अलग से भी प्रकाश के बारे में, कमरों में किस प्रकार का प्रकाश होना चाहिए, स्टडी टेबल पे कैसा हो, विभिन्न कमरों में कैसा, उसके लिए अलग से चैप्टर्स हैं जिनमें दिया गया है। परंतु मुझे जो यूनिट्स दी गई थी उसमें ये नहीं है, इसलिए मैंने उसको प्रकाश को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया है कि कैसा फोकस हमें प्रकाश करना चाहिए। आप देख सकती हैं, अगर आपको होगा, अगर आपके यूनिट्स में, तो आप उसको डिटेल में अध्ययन करें, अन्यथा आपके लिए इतना सफिशिएंट है। अब आपका जो 24 तारीख का है वो भी क्वेश्चन